जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। हमारा वीकली टेस्ट पेपर नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट जीके, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के क्वेश्चन कंप्लीट 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट पेपर रहने वाला है। बिल्कुल आपकी एग्जाम में जो पेपर होने वाला सेम एज इट इज़ पैटर्न रहेगा। 1 घंटा आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। और माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है स्टूडेंट। माइनस मार्किंग में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो माइनस मार्किंग ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है तो उसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया है तो उसके लिए 1 नंबर ही कटेगा। अगर करेक्ट हो गया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर रॉन्ग हो गया तो 1 नंबर कट हो जाएगा। माइनस मार्किंग का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और टाइम ड्यूरेशन का भी कि पर्टिकुलर 1 घंटे में ही आपको ये पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट हम जो आज का टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर पेपर। सेक्शन फर्स्ट करेंगे जीके का। 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंद्रमा मिशन पर प्रक्षेपित रूसी चंद्र लैंडर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन लूनार लैंडर लॉन्च ऑन द मून मिशन? तो स्टूडेंट इससे पहले भी जो है रशिया चंद्रमा पर अपना जो है लैंडर भेज चुका है, और वो वहाँ से मिट्टी भी लेकर आ चुका है। और उन्होंने कौन सा भेजा था उस टाइम पे? लूना 24 भेजा था 1976 में लॉन्च किया था, जो मून से मिट्टी के सैंपल लेकर आया था। अभी भी इनका दावा है कि ये लूना 25 जो लैंडर है इसको भेजेंगे, ये लैंड करेगा। और इनका दावा है कि ये जो हमारा चंद्रयान अभी भेजा गया उससे पहले ये लैंड कर जाएगा और 1 साल तक वहाँ पर काम करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चंस। रूस का जो चंद्र लैंडर है वो इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा है स्टूडेंट? अभी उन्होंने कौन सा भेजा? लूना 24 ऑलरेडी 1976 में भेज चुके थे, और अभी 10 अगस्त को इन्होंने 2023 में इन्होंने भेज चुके हैं, ये लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम क्या है? लूना 25, जो कि लैंड करेगा चंद्रमा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित कला और वास्तुकला का प्रदर्शन करती है? द अजंता केव्स प्राइमरली शोकेस आर्ट एंड द आर्किटेक्चर रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं स्टूडेंट, ये कौन से रिलीजन, कौन से धर्म की जो कला है और संस्कृति वास्तुकला है उसको प्रदर्शित करती है? तो स्टूडेंट ये किसको प्रदर्शित करती है? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में स्थित है? द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री? तो आप हमने पिछले जो टेस्ट पेपर सॉल्व किया था उसमें पार्क स्ट्रेट्स के बारे में देखा था कि ये कौन कौन से जो देश है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित था ये। अब इन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार पूछा है, तो गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की जो खाड़ी है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, श्रीलंका और तमिलनाडु, हमारा जो इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिचुएटेड है गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडिया और श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है? विच रिवर इज कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान? तो स्टूडेंट यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डार्क ब्लू लाइन, ये क्या शो कर रही है स्टूडेंट? ये कौन सी नदी है? इंडस रिवर है। ये कौन सी नदी है? इंडस रिवर। सिंधु नदी जिसे कहा जाता है, ये सिंधु नदी है। तो स्टूडेंट पाकिस्तान की जीवन रेखा इसे क्यों बोलते हैं? पहला तो आंसर आप टिक कर लीजिए, सिंधु नदी, इंडस रिवर। क्यों है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैप में कि इसका मैक्सिमम पोर्शन, मतलब जो पाकिस्तान में नदियाँ हैं, जैसे कि कौन कौन सी नदी है? चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी, ये सब पाकिस्तान में आती है। लेकिन पाकिस्तान का मैक्सिमम पोर्शन कौन सी नदी के द्वारा कवर किया जा रहा है? इंडस रिवर, सिंधु नदी के द्वारा। इसलिए इसको पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। अगर ये नहीं होती तो पाकिस्तान डेजर्ट के जैसा होता। मैक्सिमम जो वाटर है इस रिवर से ही सप्लाई हो रहा है, इस रिवर से ही इसे पानी मिल रहा है मैक्सिमम पाकिस्तान को, इसलिए इसे लाइफलाइन ऑफ द पाकिस्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखिए स्टूडेंट, ये कौन कौन सी नदियाँ बहती है पाकिस्तान में वो भी आप देख सकते हो। जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी नदियाँ जा रही है? झेलम, चेनाब, और पंजाब से
ये सतलुज, रावी, ये नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हमारे देश से पाकिस्तान की तरफ बहती है। तो इस डायग्राम से आप इनको भी याद कर सकते हो, पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एम्स भारत का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, तो एम्स का क्या फुल फॉर्म है, इन्होंने पूछा है। एम्स इज़ द प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, व्हाट डज एम्स स्टैंड फॉर। तो स्टूडेंट एम्स के बारे में बहुत सुना होगा आपने। जो एम्स है वो क्या है कि हमारी जो पब्लिक गवर्नमेंट एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है और डिफरेंट लोकेशन पर ये डिफरेंट जो है एम्स आपको मिलेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये मेडिकल की स्टडी के लिए है यूनिवर्सिटी। तो इसका क्या फुल फॉर्म है स्टूडेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट है जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने ये जीत किस खेल के वर्ग में हासिल की थी। नीरज चोपड़ा इज एन इंडियन एथलीट हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। इन विच स्पोर्ट्स कैटेगरी डिड ही अचीव द विक्ट्री। तो ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा, और बहुत फेमस भी हुए थे जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था स्टूडेंट। तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोबल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में प्रदान किया जाता है। द नोबल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी एनुअली। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, नोबल प्राइज जो है वो डिफरेंट एरिया में दिए जाते हैं, लेकिन सभी एरिया के सभी ऑल नोबल प्राइज कहाँ पर दिए जाते हैं ये आपको याद होना चाहिए। ऑल नोबल प्राइजेस कहाँ पर दिए जाते हैं स्टूडेंट, स्टॉकहोम में, जो कि कहाँ पर है, स्वीडन। लेकिन जो पीस का है, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबल पुरस्कार है, वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है स्टूडेंट। वो कहाँ पर दिया जाता है, ओस्लो। यानी ओस्लो कहाँ पर, नॉर्वे में। तो राइट आंसर क्या होगा, ओस्लो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति के क्षेत्र में ओस्लो में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। व्हेन डिड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट कब स्टार्ट हुई थी, कब से कब तक, वो मैं आपको बता देती हूँ। 12 नवंबर 1930 में स्टार्ट हुई थी। और कब तक चली थी ये, 19 जनवरी 1931 तक चली थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन 25 अप्रैल की एग्ज़ाम जो हुई थी ना स्टूडेंट, अभी नर्सिंग असिस्टेंट की, उसमें पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये कब स्टार्ट हुई थी इन्होंने पूछा है। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई थी, तो कब स्टार्ट हुई थी, 12 नवंबर 1930 को। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 नवंबर 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में किस मिसाइल प्रणाली को ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है। विच मिसाइल सिस्टम इज नोन एज ब्रह्मोस इन द इंडियन आर्म फोर्सेज। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, या फिर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो स्टूडेंट ये कौन सी मिसाइल है, डिफरेंट मिसाइल हम पढ़ चुके हैं बेच, अगर आपने अटेंड करी होगी तो उसमें ये किस टाइप की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज टाइप की जो मिसाइल है उसके अंतर्गत आती है ब्रह्मोस, जिसे सबमरीन, शिप, टैंक सभी से क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, नेविगेशन का सिस्टम भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये होती है क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस जो है वो कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। यूक्रेन शेयर इट्स बाउंड्री बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज। तो कितनी सीमाओं से शेयर करती है। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 7। अब 7 अगर पूछ लिए जाए नाम, या फिर नाम याद कैसे कर सकते हैं हम 7 कंट्री कौन कौन सी दे। हमारे इंडिया से जो कंट्री नेबर कंट्री उनके तो हमें पता होंगे, लेकिन यूक्रेन जो है, यूक्रेन की इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि यूक्रेन में जो युद्ध चला था अभी रिसेंट ही हुआ है, तो यूक्रेन बहुत फेमस हुआ है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जियोग्राफी में हमें पढ़ना चाहिए। तो 7 जो कंट्री है उसकी नेबर कंट्री अब कौन कौन सी है, उसको कैसे याद रखोगे आप। तो उसको याद रखने की ट्रिक है, बिग रैबिट स्विम हैप्पीली, रोमिंग मेनी पूल्स। बड़ा खरगोश खुशी से तैरता है,
और अलग अलग तालाबों में भी घूमता है। रोमिंग मैनी पूल्स मतलब घूमता है। ये सेंटेंस आपके जो 7 कंट्रीज़ है यूक्रेन की नेबर कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं आप। तो बी से क्या होगा, बेलारस, आर से रशिया, एस से स्लोवेकिया, हैप्पी से हंगरी, आर से रोमानिया, रोमिंग से रोमानिया, एम से मोल्डोवा और पी से पोलाना। ठीक है, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री है जिसको याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी। आप इसको इजीली इससे याद रख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और बिल्कुल डीप में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच चलाई जा रही है जिसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल डीप में मैंने पढ़ाया है, जिसमें लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया है। किसी भी लेवल का अगर पेपर एग्जाम में आता है तो इस बैच को अटेंड करने के बाद आप किसी भी लेवल का पेपर अगर एग्जाम में आए तो उसको अटेंड कर सकते हो। और इस बैच की खास बात यह है कि ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी कंप्लीट थ्योरी, हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाती है और और थ्योरी पढ़ाने के बाद इसमें आपको एमसीक्यूज यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जितने भी बनते हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो आप थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी रिवाइज करने के लिए पढ़ने के बाद। और स्टूडेंट, एक और बात ये है कि ये जो बैच है आपको 2024 जुलाई तक प्रोवाइड की गई है। तो आपके एग्ज़ाम तक आप इसको जो है पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बार बार जो है हर एक चैप्टर को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। ये बैच आपके पास ही रहेगी। फिर भी अगर इस बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारा डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और एक और इस बैच से रिलेटेड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट, वो ये है कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए लिमिटेड टाइम ऑफर रखा गया है बैच का। बैच आपको अभी जो है 821 रुपये में पड़ रही थी 821 में, इसका प्राइस हमने 599 कर दिया है। जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं, एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो प्राइस है 599 कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा आर्मी 599। ये कूपन कोड आप जब पे करोगे तो उसमें टाइप कर दीजिएगा तो आपके जो बैच है वो आपको 599 में मिल जाएगी। चलिए अब हम टेस्ट पेपर पर स्विच करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं। मैथ्स का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन 32 है। 20 पारियाँ मतलब x1 हमने मान ली, दूसरी पारी x2 मान ली, अब टू x20 तक उसने 20 पारियाँ। तो 20 पारियों का औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर्स होते हैं उनको जोड़ देते हैं, कितने 20 हैं, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये निकल गया एवरेज। लेकिन ये इन्होंने दिया है कितना है, 32 है। अब ये बोल रहे हैं कि 21वीं पारी के बाद, 21वीं मतलब 21 जो इनिंग है उसके बाद आपका उसका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। दैट मीन्स x1 x2 अप टू x20 और x21 एक और इंक्लूड हो गई है, इसमें एक और आ गई है। तो 21 पारी जो है उसका एवरेज कितना 34 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, बल्लेबाज ने अपनी 21वीं पारी में कितने रन बनाए। तो ये x21 की जो वैल्यू है, द स्कोर इन हिज 21st इनिंग, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम x1 से x20 तक का सम निकाल सकते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 32 इंटू 20। उसकी वैल्यू हम कहाँ, यहाँ पुटअप कर देते हैं। x1 से x20 तक की वैल्यू कितनी है, 32 इंटू 20 प्लस x21 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये 21 को भी मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 34 इंटू 21। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x21 जो इनिंग है उसमें कितने स्कोर करे वो आ जाएगा। तो 34 इंटू 21 माइनस 32 इंटू 20। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 करके इसका मल्टीप्लाई करूँगी। इसका तो ईजी हो जाएगा, 0 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 640। 34 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 प्लस एक बार इसमें होगा मल्टीप्लाई और एक बार इसमें होगा, तो 34 माइनस 640।
680 में से 640 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 40। 40 प्लस 34 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 4। 4 प्लस 3 7। 74 जो है उसने जो स्कोर किए 21st इनिंग में, तो राइट आंसर क्या होगा 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। चलिए ये ट्रेन है, ट्रेन की इन्होंने लेंथ कितनी दे रखी है स्टूडेंट 29 मीटर। अब कहा है कि ये जो ट्रेन है, यहाँ ट्रेन है, ठीक है। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है, प्लेटफॉर्म के पास खड़ी है मान लो 100 मीटर, ये प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है ये इतनी लंबी ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म से गुजरने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और 29 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 29 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इन पासिंग द प्लेटफॉर्म। तो डिस्टेंस कवर करने से, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, 100 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है प्लस 29 मीटर की ट्रेन है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, यहाँ से यहाँ तक फाइनली 129 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा 129 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिब्बे में 5 लाल गेंदे, 6 हरी गेंदे और 7 नीली गेंदे। यदि तीनों गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से एक लाल और शेष 2 नीली गेंदें निकले। देयर आर 5 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स इन अ बॉक्स। तो हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी में टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल फाइंड आउट करना पड़ता है। तो टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 6 ग्रीन बॉल्स है, 6 हरी गेंद है, 5 रेड बॉल है और 7 नीली गेंद है। तो टोटल कितना निकला हमारा यहाँ पर 18, ठीक है, ये हमारा टोटल निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मैं आपको हमेशा बताती हूँ स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो हम 18 है, लेकिन 18 नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना, मैं इसके पहले भी पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इसके अलावा इस फॉर्मूले में क्या आता है, टोटल आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम, जो आपको चाहिए वो आउटकम है ना। तो टोटल निकालने का तरीका, अब 18 गेंद में से आपको कितनी बॉल निकालनी है, निकालने के तरीके सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया, हमेशा बताती हूँ कि जब सीक्वेंस की बात आती है, अब इन्होंने कहा कि 3 गेंदें तो निकालनी है लेकिन 1 लाल गेंद होनी चाहिए, 2 नीली गेंद होनी चाहिए, मतलब यही होना चाहिए, फिक्स कर दिया उन्होंने। तो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना। तो इसके लिए टोटल क्या निकलेगा, सी, टोटल कितना 18 है, 18 में से कितनी बॉल निकालनी है स्टूडेंट, तो कितनी बॉल निकालनी है, इसमें से 1 लाल और शेष 2 नीली गेंद, मतलब 1 और यहाँ पर 2, कितनी गेंद निकालनी है आपको 3। तो ये हो गया आपका टोटल, ठीक है, टोटल निकल गया। अब एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, इन्होंने कहा है कि क्या चाहिए, 1 लाल गेंद चाहिए। अब 1 लाल गेंद होनी चाहिए, तो लाल गेंद कितनी हैं 5, 5 में से 1 लाल गेंद निकालने के तरीके ये होते हैं इनटू। अब इन्होंने कहा है शेष 2 नीली होनी चाहिए, तो नीली गेंद टोटल कितनी हैं, तो नीली गेंद निकालने के तरीके कितने होने चाहिए टोटल, और कितनी चाहिए 2 नीली गेंद होनी चाहिए थी। ये 7 क्या है, ब्लू बॉल्स हैं, और ये 5 क्या है, रेड है, और रेड कितनी आपको 1 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड की मतलब जो आपको चाहिए। तो 5 लाल गेंद में से आपको सिर्फ 1 ही लाल गेंद होनी चाहिए, और इसलिए मल्टीप्लाई लगाया यहाँ पर। टोटल कितनी 7 नीली गेंद कितनी, रेड बॉल कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो 7 में से 2 गेंद निकालने के तरीके ये। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम हो गई, डिवाइड बाय आपकी टोटल कितनी है 18 में से आपको 3 बॉल निकाली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट हम, तो सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, ये क्या होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। ये ऊपर 5 लिखा है ना, तो 5 फैक्टोरियल हो जाता है, नीचे ये जो 1 है इसमें से माइनस हो जाता है, 5 में से -1 हो जाएगा, फैक्टोरियल लग जाएगा, और नीचे वाले नंबर में फैक्टोरियल लगा देते हैं, इनटू इसी तरह से 7 को भी 7 फैक्टोरियल,
डिवाइड में 7 माइनस 2 फैक्टोरियल है ना, और ये 2 फैक्टोरियल, नीचे वाले को एज इट इज़ फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे हम देखते हैं। ये 18 फैक्टोरियल डिवाइड में 18 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मैंने इसको ओपन फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, अगर n फैक्टोरियल होता है या कुछ भी एग्जांपल 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है, मतलब ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। तो एक एक माइनस करके ओपन करते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या करा 5 एज इट इज़ लिख दिया और 5 में से एक माइनस कर दिया तो 4 फैक्टोरियल। आगे इसको अगर ओपन करते तो 3 to 1 तक जाना पड़ता, पर मैं वहाँ तक नहीं ओपन कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे वाला नंबर जो है इसमें से कैंसिल करना है। तो 5 माइनस 1 यहाँ पर क्या होगा 4 फैक्टोरियल, इसीलिए मैंने इसको आगे ओपन नहीं किया। और 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है, इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाते 7 माइनस 5 2 कितना होगा 5 होगा। तो ये 5 फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1। डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है 18, इसको भी ओपन कर लेते हैं 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 3 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, और ये सब जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी 35 डिवाइड बाई 272। तो राइट आंसर क्या होगा 35 डिवाइड बाई 272। इसको सिंप्लीफाई करिएगा वैल्यू आपकी ये आने, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 35 डिवाइड बाई 272। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कोण 0 डिग्री और उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो थीटा कोण की माप क्या होगी। एन एंगल थीटा डिग्री इज, तो एंगल कितना है थीटा डिग्री है। अब इन्होंने कहा है सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है स्टूडेंट। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, मान लिया एक एंगल ये थीटा इन्होंने दिया, दूसरा हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स डिग्री, तो दोनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। संपूरक कोण, जिन कोणों का योग सम 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि थीटा जो कोण है इसके संपूरक कोण का, तो ये थीटा है। थीटा का संपूरक कोण कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल लेते हैं हम 180। थीटा का संपूरक कोण क्या होगा x होगा, तो x को हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी x डिग्री 180 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इसका संपूरक कोण x, तो x की वैल्यू 180 माइनस थीटा डिग्री निकली। तो जो थीटा है थीटा का संपूरक कोण क्या निकला 180 माइनस थीटा डिग्री, तो ये इसके संपूरक कोण का कितना है 1/4 है 1/4 है। तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 थीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री, थीटा इधर आ जाएगा तो 5 थीटा हो जाएगा प्लस होके 180, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, तो थीटा का मान कितना आया 36 डिग्री आया। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये हमें समझ में नहीं आया तो आप मान लीजिए किसी भी एंगल का संपूरक कोण क्या होता है 180 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए तो उसका संपूरक कोण निकल आएगा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, अगर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण निकालना है, तो 70 को 180 में से माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या निकलेगा 0। 110 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के एंगल से रिलेटेड, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.88 वर्ग मीटर लोहे से 14 मीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी लोहे की छड़ें बनाई जा सकती है। हाउ मेनी आयरन रोड्स ईच ऑफ लेंथ 14 मीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इतने मीटर क्यूब आयरन से।
तो जब भी नंबर निकालना होता है ना स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ रोड्स निकालना, तो जब भी नंबर ऑफ रोड्स निकालना है तो टोटल वॉल्यूम मतलब जो आयरन है, आयरन के वॉल्यूम को आपको किससे, आयरन का जो आयतन है, लोहे का आयतन, पूरे लोहे का आयतन जिससे छोटे छोटे रॉड्स बनाए गए हैं, उसको आपको डिवाइड करना है 1 रोड्स वॉल्यूम से। मतलब लोहे के आयतन को एक छड़ के आयतन से डिवाइड कर देना है तो नंबर ऑफ रोड्स आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन हमने जब एरिया वाली क्लास अटेंड करी थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टाइल्स निकाले थे तो टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया था, नंबर ऑफ टाइल्स आ गए थे। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है, इसलिए टोटल आयतन को एक छड़ के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रोड्स आ जाएगी। अब हमारे पास लोहे का आयतन तो दिया है इन्होंने कितना, 0.8 मीटर क्यूब गिवन है, बट एक छड़ का आयतन निकालना है तो छड़ कुछ इस तरह से होती है, ये जो रोड है इस तरह से होगी, मतलब ये कि एक सिलेंडर दिख रहा है। तो सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 रोड वॉल्यूम कैसे निकलेगा, πr²h। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये एक सिलेंडर इस तरह के शेप जो होते हैं उसके आयतन का फॉर्मूला होता है। ये r क्या होती है, यहाँ की रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है। अब r तो है ही नहीं, क्या दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर डायमीटर, वो भी 4 सेंटीमीटर का डायमीटर, लेकिन रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर को हाफ कर दीजिए, यानी कि 4/2, तो कितनी निकलेगी, 2 सेंटीमीटर की रेडियस निकलेगी। लेकिन ये सेंटीमीटर में, और हमारा पूरा क्वेश्चन ध्यान रखिए किसमें, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो नोट कर लीजिए, उसको 100 से आपको डिवाइड करना होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं और हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये 100 इधर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100, इसलिए इसको 100 से डिवाइड करता है। ये स्क्वायर है इसलिए 2/100 2 बार लिखेंगे। और हाइट कितनी दे के रखिए, 14 मीटर। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 2 ज़ा 14 और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 11 बचा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर 50 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। तो ये कितनी वैल्यू आई, 11/625 मीटर क्यूब आ गया किसका, रोड का वॉल्यूम। लेकिन हमें नंबर ऑफ रोड्स निकालना है तो नंबर ऑफ रोड्स कैसे निकलेगी स्टूडेंट, 0.88 मीटर क्यूब को 11/625 से डिवाइड कर देना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 0.88 11 625 ऊपर चला गया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर 100 लग गई, 11 8 ज़ा 88 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 और ये कितना हो जाएगा 25 25 इंटू 25 625 होता है, तो ये 25 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 25 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, 25 दूनी 50। तो कितनी टाइल्स है स्टूडेंट, 50। तो कंसेप्ट इसमें ये ध्यान रखना आपने को कि नंबर्स फाइंड आउट करें तो जो टोटल दे के रखा उसको एक रोड या एक एरिया वॉल्यूम जो भी दिया हो उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद रखना है और नंबर्स कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन फिजिक्स का स्टूडेंट 5 क्वेश्चन पूछे आते 20 मार्क्स के। क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो एसआई मात्रक है वो आपको याद करना है, क्या होता है, कैंडला होता है। कैंडल से इसको लर्न कर सकते हो। कैंडल क्या होती है, जो जलती है, तो उसके आसपास जितनी लाइट की पावर होती है उसे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कहा जाता है, जिसका एसआई यूनिट क्या है, कैंडला। तो इसको कैंडल से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय। तो किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, इससे डेंसिटी को मेज़र किया जाता है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र किया जाता है। ये
फिज़िक्स में जब आप प्रेशर का चैप्टर और स्पेसिफिक डेंसिटी पढ़ोगे तो स्पेसिफिक डेंसिटी को जो मेजरमेंट किया जाता है वो हाइड्रोमीटर से किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मेजरमेंट किया जाता है? ह्यूमिडिटी। मिल गया हमारा आंसर। क्या मेज़र करेंगे? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को। चलिए ऑडियोमीटर की भी बात कर देते हैं। तो ऑडियोमीटर क्या होता है स्टूडेंट? ये क्या टेस्ट करता है? योर लिसनिंग एबिलिटी, मतलब आपकी सुनने की क्षमता। जब आप सुनाई कम देता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं, वो आपकी सुनने की क्षमता को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कि कितना सुनाई देता है नहीं देता, तो वो ऑडियोमीटर होता है। सेक्सटेंट क्या होता है स्टूडेंट? तो ये एंगल मेजर करता है, यानी कि कोण को मापने के लिए। लेकिन कौन से कोण को मापने के लिए? बहुत सारे कोण होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, अंतरिक्ष में जो भी ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर करना होता है विथ हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लिया ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है कोई सा भी, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर ये घूम रहा है, इस टाइप से एंगल अगर मेजर करना हो तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? सेक्सटेंट की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 4 kg वाले द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? व्हेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू मास ऑफ 4 kg देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रख लीजिए, m × a, जहाँ पर ये क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान, ये क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और ये बल है, फोर्स। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है? फोर्स दे के रखा है कितना? 10 न्यूटन। द्रव्यमान यानी कि मास है 4 kg। एक्सेलरेशन पूछा है, ए ही मान लेते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 × 2 = 8 पॉइंट लगाएंगे, 4 × 5 = 20। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 2.5। लेकिन ध्यान रखिएगा ए की यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर/सेकंड²। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है? पॉइंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तो उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? प्रतिरोध आर है, उसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद एक और वायर बनाया जो जस्ट इसकी लेंथ जो है मान ली एल है, इसकी हाफ लेंथ का एक और वायर बना, जस्ट इसका हाफ करके, इसको तोड़ मरोड़ दिया, इसको बेंड करके इसके जस्ट हाफ लेंथ का जो है इसकी आधी लंबाई का एक और वायर बना। तो ये जो वायर है इसका जो नया प्रतिरोध R' मान लेती हूँ वो कितना आएगा, ये इन्होंने पूछा है। तो स्टूडेंट जब भी इस वायर से ये वाला वायर बनाया तो वायर बनाने में लंबाई में चेंज हुआ, लेकिन इसका वॉल्यूम आप देखोगे जितना इसका वॉल्यूम, जितने इसकी चौड़ाई थी ना, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसकी लेंथ में ही चेंज आया। तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब पहले वाले का वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का V2, दोनों क्या होंगे? बराबर। और वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन क्या होता है? आयतन होता है एरिया इंटू लेंथ। तो पहले वाले का A1, दूसरे वाले का L1। पहले वाले का A1 एरिया होगा और लेंथ कितनी होगी? L1 होगी, जो किसके बराबर? V2 के बराबर। तो V2 आयतन क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो ये रिलेशन निकला। यहाँ से हम A1 / A2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी? L2 / L1। और इन्होंने कहा कि जो दूसरी वाले की लंबाई है पहले वाले की जस्ट हाफ है, तो यहाँ से हम A1 A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या निकलेगी? इसकी हाफ कर देंगे। L1 की क्या होगी? L2 हाफ होगी। तो इसको जब सोल्व आउट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और A1 / A2 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी स्टूडेंट? 1 / 2। चलिए ये रिलेशन हमने क्यों निकाला है, हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? ρL / A। क्योंकि रेजिस्टेंस पता करने के लिए फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए प्रतिरोध का, ठीक है। जहाँ पर ये लंबाई है, ये क्या है? इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, और ये क्या है? रेजिस्टिविटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला हम इन्होंने कहा कि पहले वाले का रेजिस्टेंस R है, तो दूसरे वाले का हम R' मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा? L1 / A1। रो दोनों के लिए सेम होगा, मटेरियल में कोई चेंज नहीं आया इसलिए रो में कोई चेंज नहीं आएगा।
L2 डिवाइड बाय A2। अब रो से रो कैंसिल हो गया, R डिवाइड बाय R डैश, L1 डिवाइड बाय L2 और A2 इंटू A2 डिवाइड बाय A1, ये ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, R डिवाइड बाय R डैश की वैल्यू क्या आएगी, L1 जो है L1 ही रहेगा, लेकिन L2 क्या है, L1 का हाफ है। इन्होंने कहा ना कि दूसरी वाले की लंबाई पहले वाले की लंबाई की हाफ है, तो ये हमने हाफ कर दी। और A2 डिवाइड बाय A1 का रिलेशन अगर हम यहाँ से निकालें, इसको रिवर्स कर दे तो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय 1। और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, R डिवाइड बाय R डैश, तो ये कितना, L1 से L1 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 1। तो R डैश की वैल्यू कितनी आई, R डिवाइड बाय 4। तो इसका जो पहले वाला प्रतिरोध है उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कभी कभी बच्चे इसको एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाते ना, वॉल्यूम वाला, और डायरेक्ट इसी कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है जो कि क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार रिपीट होता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है और ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। तो ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है स्टूडेंट, तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जो अल्टरनेट वोल्टेज होता है, AC वोल्टेज, इसको अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ होता है। कि हमें जब वोल्टेज की ज़्यादा बढ़ोतरी चाहिए या कमी चाहिए तो उसको अप और डाउन, उसको रिड्यूस करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, वोल्टेज का उपचयन और अपचयन मतलब बढ़ाना और घटाने के लिए, बढ़ाना और घटाने के लिए जो है ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो टू जनरेट और रिड्यूस AC वोल्टेज, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना हो तब ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन कर लेते हैं हम, सेक्शन डी जो कि बायोलॉजी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन क्या है, व्हाट इज़ राइबोफ्लेविन। तो स्टूडेंट राइबोफ्लेविन क्या है, ये एक विटामिन है, विटामिन B2 का केमिकल नेम है क्या, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन B2 का केमिकल नेम इज राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं टूटती है और पुनर्चक्रित होती है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर रेड ब्लड सेल्स ब्रोकन डाउन एंड रिसाइकल। तो किस में होती है स्टूडेंट, तिल्ली, प्लीहा भी जिसे कहा जाता है, प्लीहा या फिर स्प्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मोनोसेकेराइड होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स इज मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड मतलब जिसमें, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, 3 टाइप का होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड जो होता है सबसे सिंपलेस्ट शुगर्स होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इसमें से कौन कौन सी मोनोसेकेराइड्स है, तो स्टूडेंट मोनोसेकेराइड में सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन, अगर हम देखें तो ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये मोनोसेकेराइड ही है। और किस टाइप का मोनोसेकेराइड है ये मैं आपको बता देती हूँ, ट्रायोस। ट्रायोस मतलब इसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को ट्रायोस कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों हेक्सोज, हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने देखा होगा C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो उनको हेक्सोज कहा जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोज की कैटेगरी में आते हैं। और हेक्सोज, ट्रायोस ये सभी क्या हैं, मोनोसेकेराइड के टाइप्स हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी क्या हैं, मोनोसेकेराइड हैं, मोनोसेकेराइड टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का सिंथेसाइज सेल में किस पार्ट में होता है स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट में। तो प्लांट अपना क्या बनाते हैं, भोजन, फूड होता है, फूड क्रिएशन होता है किसका, प्लांट का, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी पावर हाउस ये एनिमल सेल में पाया जाता है, जिसमें कि रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट, तो रेस्पिरेशन में जो ऊर्जा बनती है 36 ATP की एनर्जी बनती है, वो कहाँ पर बनती है, सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है ऑफ दी सेल। सेल का इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जब सेल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ
ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सेल के अंदर जो सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, यूज़फुल नहीं है, तो ये क्या करता है, या सेल ख़राब हो जाती है तो ब्लास्ट हो जाते हैं और जिससे एंजाइम रिलीज होते हैं जो सेल को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, इसलिए सुसाइडल बेगिनों को कहा जाता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री इन्हें कहा जाता है, इसमें प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन बनता है सेल के लिए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइबोसोम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजनीकरण के लिए रक्त को फेफड़े में पंप करता है। तो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था स्टूडेंट, हार्ट के स्ट्रक्चर में ये दो पार्ट होते हैं, ये लेफ्ट होता है और ये राइट। तो राइट पार्ट में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है ना, इम्प्योर ब्लड आता है, और इम्प्योर ब्लड कहाँ से पंप किया जाता है, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में ऊपर वाला चैम्बर क्या होता है, आर्टरियम, और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ब्लड आता कहाँ है, आर्टरियम में आता है, ठीक है, राइट आर्टरियम में आएगा और राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल का काम क्या होता है, पंपिंग का काम होता है, ये ब्लड को सप्लाई करती है, ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ पर, लंग्स में सप्लाई करती है, और प्योर ब्लड कहाँ पर आएगा, प्योर होके लंग से आर्टरियम में आता है और यहाँ से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल इसे पंप कर देता है, बॉडी में भेज देता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल पंपिंग का काम करता है, आर्टरियम में जो ब्लड है वो आता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑक्सीजनीकरण के लिए रक्त को फेफड़ों में पंपिंग का काम कौन करेगा, ऑब्वियसली वेंट्रिकल ही करेगा, वेंट्रिकल दैट मीन्स नीले करता है, नीले पंपिंग का काम करता है, आलय के अंदर ब्लड आता है, ठीक है। तो नीले में कौन सा नीले, राइट वेंट्रिकल जो होगा दायां नीले, मतलब ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड इस पार्ट में होता है, इसलिए इम्प्योर ब्लड को प्योर होने के लिए लंग्स के पास भेजता है, दायां नीले, राइट वेंट्रिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का स्त्रावण अमाशय के द्वारा किया जाता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक विच कंटेन एंजाइम। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जठर रस जिसे कहा जाता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है उसमें, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हमें पता है, हम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है इंसान के शरीर में, तो स्टमक में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन और रेनिन होते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का डाइजेशन होता है इनके थ्रू। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, जठर रस गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरियोटलिक वे जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किस रूप में करते हैं, यूरियोटेलिक आर दोज एनिमल्स विच रिमूव द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। तो नाम से इंडिकेट कर रहा है, यूरियो दैट मीन्स जो यूरिया को निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल है ना, अमोनिया, यूरिया, अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड, ये सभी क्या है, वेस्ट मटेरियल है जो एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, उत्सर्जन की प्रक्रिया, उसमें निकाले जाते हैं। तो जो यूरिया को बाहर निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यूरिया। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप जिसे कहा जाता है, और कार्बोऑक्साइल ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, व्हाट इज सिंथेसाइज इन द क्रेब्स साइकिल। तो स्टूडेंट क्रेब्स साइकिल्स जो होती है, क्रेब्स साइकिल किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ध्यान रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स साइकिल, जिसमें एनर्जी का सिंथेसाइज होता है। तो फाइनली जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल से एनर्जी बनती है वो ATP के फॉर्म में बनती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ATP के साथ साथ ATP तो बनेगी, साथ में CO2 और H2O ये भी बनता है क्रेब्स साइकिल में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और उसका जो इनपुट होता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड किसका प्रोडक्ट होता है, ये अवायवीय श्वसन जो होता है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन क्रेब्स चक्र में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीशोषण होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर बनते हैं और साथ में एटीपी भी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अक्षीय कंकाल का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द पार्ट ऑफ एक्शियल स्केलेटन? तो एक्शियल स्केलेटन में कौन सी आती है? हमारी खोपड़ी की हड्डी आती है, हमारी रीढ़ की हड्डी शामिल होती है एक्शियल स्केलेटन में। कैल्विकल जो है वो हमारी शोल्डर बोन होती है जो कि किस में आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। अल्ना और फीमर ये सभी हमारे अपेंडिकुलर, हाथ पाँव की हड्डियाँ, कंधे की हड्डियाँ, ये सब अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में आती है, एक्शियल स्केलेटन में नहीं आती है, अक्षीय कंकाल में नहीं आती है। फिर अक्षीय कंकाल में कौन सी हड्डी आएगी? उरोस्थी यानी कि स्टेर्नम, जो कि कहाँ? हमारी रीढ़ की हड्डी जिससे ज्वाइन होती है उसे क्या कहा जाता है? उरोस्थी यानी कि स्टेर्नम कहा जाता है, जिससे पसलियाँ जो है हमारी जॉइंट होती है पीछे की साइड में, ठीक है, ये उरोस्थी होती है। और जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, वो भी किस में आती है? एक्शियल स्केलेटन में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कौन सा पदार्थ दांतों को अम्लीय क्षरण से बचाने के लिए उत्तरदायी है? विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द टूथ फ्रॉम द एसिड इरेशन? तो हमारे मुंह में स्टूडेंट क्या होता है? स्लाइवा बनता है। तो स्लाइवा क्या करता है? एसिड जो मुंह में बनता है उससे हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है, दांत को खराब नहीं होने देता है, ये ध्यान रखिएगा। इनेमल, डेंटिन, पल्प ये सभी क्या है? हमारे टीथ के पार्ट हैं। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसे इनेमल कहते हैं। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे जो कठोर पदार्थ है वो इनेमल है। इनेमल के बाद डेंटाइन आता है और फिर पल्प आता है। इस तरह से दांत का स्ट्रक्चर होता है, जिसका आउटर मोस्ट पार्ट इनेमल का, उसके बाद डेंटाइन और फिर बीच में पल्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा, यूग्लिना तथा जियार्डिया किसके एग्जाम्पल है? अमीबा, यूग्लिना एंड जियार्डिया आर दी एग्जाम्पल ऑफ शैवाल, फंगाई, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं, जिसमें जो क्या होते हैं? यूनी सेल्यूलर होते हैं, एक कोशिकीय, और इनकी जो सेल है वो किस टाइप की होती है? यूकेरियोटिक टाइप की सेल होती है। सेल में दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो ये किस टाइप की सेल इनमें पाई जाती है? यूकेरियोटिक। और एक कोशिकीय जीव ये होते हैं, प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरित खाद का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन मैन्योर? सबसे पहले ग्रीन मैन्योर यानी कि हरित खाद आपको बता दूं तो हरित खाद वो खाद होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है ना, जिसमें बहुत सारी पत्तियां लगती है, और इनको क्या होता है? फल और फूल आने से पहले इनको काट दिया जाता है, और ये पत्तियां क्या होती है? फील्ड यानी कि खेत में दब जाती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, मिट्टी को पोषण मिलता है। तो इस टाइप की जो फसलें होती हैं वो हरित खाद की कैटेगरी में आती है। तो कौन कौन सी होती है वो? क्या? जौ, ज्वार, लोबिया या फिर भूसा यानी कि चारा, घास जिसे कहा जाता है। तो कौन सी आती है स्टूडेंट? लोबिया जो होती है, काउपीस बोलते हैं, वो ऐसी फसल होती है जिसमें फल आने से पहले उसको प्लव कर दिया जाता है, उसको जोत दिया जाता है, और ये पत्तियाँ क्या आती? खेत की मिट्टी में मिल जाती है, उससे उसकी उर्वरकता को बढ़ाती है। इसके अलावा और कौन कौन से जो अनाज हैं या फिर पौधे हैं जो हरित खाद के अंतर्गत आते हैं? तो उड़द, जैसे दालें जितनी भी होती हैं, दालों वाले पौधे होते हैं वो इस कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं। उड़द है, मूंग हो गया, ग्वार, सरसों, ये सभी किस कैटेगरी में आती हैं? ये सभी हरित खाद इनसे बनता है, और इनको फल आने से पहले जोत दिया जाता है, प्लॉव कर दिया जाता है, और जिससे क्या होती है? मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हानिकारक पदार्थों को विष मुक्त करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीफाइंग द हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द बॉडी? तो स्टूडेंट कौन करता है? लीवर करता है। ध्यान रखिएगा, किडनी पर टिक नहीं करना है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। अगर इंसान जहर भी पीता है ना तो उसका पता किस में पता लगाया जाता है? किडनी में नहीं, लीवर में पता लगाया जाता है। लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, और इसलिए लीवर में जो स्मूथ ईआर होती हैं, अंतःप्रदेवित जालिका जिन्हें कहा जाता है, स्मूथ वाली, वो ज़्यादा पाई जाती है। इन्हीं ये क्या करती हैं? इनको डिटॉक्सिफाई करने का ही काम होता है, जो कि लीवर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। और लीवर इसीलिए ये जो फंक्शन है हानिकारक पदार्थों को विष मुक्त करने का
वो फॉर्म करता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया और ये सब। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से लीवर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो उसको डिटॉक्सिफाई कर करके ख़राब हो जाता है, इसलिए लीवर ज़्यादा ख़राब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किससे होता है? व्हाट इज़ द इकोसिस्टम मेड अप ऑफ? तो इकोसिस्टम किससे बनता है स्टूडेंट? के डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, केवल जैविक घटक ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, या फिर अबायोटिक कंपोनेंट से, अजैविक घटक से, या फिर दोनों से? तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट केमिस्ट्री का। इसके भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स की, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, नैफ्थलीन और रेत के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? अ मिक्सचर ऑफ नैफ्थलीन एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। तो सेपरेशन की मेथड के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है जिनको सेपरेट किया जाना है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो नैफ्थलीन जो है, नैफ्थलीन ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, सबमिलेशन की प्रोसेस से गुजरता है। इसमें सब्लिमेशन हो जाता है, उर्ध्वपातन हो जाता है। दैट मीन्स इसको गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसलिए इसको किस मेथड से अलग करेंगे हम? उर्ध्वपातन मेथड से। इसके अलावा आयोडीन हो गया, कैम्फोर हो गया, कपूर जिसे कहते हैं, वो सब उर्ध्वपातन सब्लिमेशन की जो मेथड है उसके द्वारा पृथक किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या चेंज आता है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज होने पर टेम्परेचर, या फिर डिक्रीज हो जाती है इंक्रीज होने पर? मतलब तापमान बढ़ने के साथ कम हो जाती है, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या फिर तापमान के परिवर्तन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, गैस के जो अणु होते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ये मूवमेंट करने लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तापमान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है, वो गैस के अणुओं की बात कर रही हूँ, गैस में भी बढ़ती है, लिक्विड में भी बढ़ती है। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तत्व जो पानी में संरक्षित रहता है वह है अ एलिमेंट विच इज़ प्रिजर्व्ड अंडर द वाटर। तो कौन से सब्सटेंस को पानी में रखा जाता है? सल्फर को, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, या फिर सोडियम? सोडियम को तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट फॉस्फोरस को रखा जाता है पानी के अंदर, लेकिन कौन सा टाइप का फॉस्फोरस होता है ये आपको पता होना चाहिए। वाइट फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। लूनर कास्टिक है, लूनर कास्टिक इज़ अमोनियम क्लोराइड NaCl को बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट को, कास्टिक सोडा, या फिर सिल्वर नाइट्रेट को किसको कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसे कहा जाता है क्या? लूनर कास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? मैग्नीशियम का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो है, बर्निंग की प्रोसेस ही केमिकल प्रोसेस है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ये। तो ये बर्निंग की प्रोसेस होती है, और बर्निंग की जितनी प्रोसेस होती है वो केमिकल ही होती है। लोहे में जंग लगना, इसमें भी नया प्रोडक्ट बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, रस्ट जिसे कहते हैं। तो ये भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक परिवर्तन है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन या फिर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में भी आयंस टूट जाते हैं। तो ये भी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। लेकिन सबमिलेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें फेस चेंज हो जाता है ना, फेस चेंज होता है, ये सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की जो प्रोसेस होती है, फेस चेंज की प्रोसेस होती है, जो कि क्या है? एक फिजिकल चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है? अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? गोबर गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, या कोल गैस? तो क्या कहा जाता है इसे? वाटर गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के हिसाब से 1:8 होता है। ध्यान रखिए, हमने वाटर का फॉर्मूला देखा होगा H2O, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 2 है, तो 2 मास होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो रेशो हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 फिक्स है। तो
तो ये कौन सा नियम कहता है? क्या इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम से तो ये है कि आप एक ही एलिमेंट, सेम टाइप के एलिमेंट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हो, वो मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। निश्चित अनुपात का नियम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये किसका रूल यहाँ पर अप्लाई होता है? निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये डेफिनेट है, फिक्स है कि इसी रेशो में वाटर आपको मिलेगा। वाटर किसी भी फॉर्म में हो, आइस में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, उसमें वाटर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 ही रहना है। इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेशन डेफिनेट प्रोपोर्शंस, यानी कि निश्चित अनुपात का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पानी का क्वथनांक असामान्य रूप से उच्च होता है क्योंकि वाटर हैज़ एन अनयूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यह बर्फ से अधिक सघन है। इट इज़ अ डेंसर देन आइस। नहीं। इसका आणविक भार कम होता है। इट्स मॉलिकुलर वेट इज लो। ये भी रॉन्ग है। यह कई आयनिक पदार्थों के लिए एक अच्छा विलायक है। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंसेस। हाँ, अच्छा विलायक तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाए। पानी के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लोकल एनेस्थेटिक? तो स्टूडेंट इन सभी में क्लोरोफॉर्म और कोकिन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक का काम करता था, अब इसको यूज़ नहीं करते हैं। एनेस्थेटिक है बट नॉट लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या है? कोकिन है। कोकिन को लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी जाना जाता है। लोकल एनेस्थेटिक में आप कंफ्यूज होंगे कि क्या होता है मैम लोकल एनेस्थेटिक? तो जब आपका जैसे दांत निकालना हो, टिथ रिमूवल की प्रोसेस होती है, तो आपको पेन ना हो इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। जहाँ पर जिस एरिया में टूथ को निकाला जाता है उस एरिया में वो लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो इस टाइप के जो एनेस्थेटिक है उन्हें लोकल एनेस्थेटिक कहा जाता है कि पर्टिकुलर एक जगह पे ही पेन ना हो, वहीं पर अप्लाई कर देने से जो पेन है में फील नहीं होता है, तो वो होते हैं लोकल एनेस्थेटिक। और जो बड़ी बड़ी सर्जरियाँ होती है उनमें कौन सा? जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, लेकिन छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। तो कोकिन एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांच धात्विक का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है? ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ मेटेलिक। किस टाइप का मिक्सचर है और कौन से मेटेलिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है? मतलब ग्लास होता क्या है? डेफिनेशन एक तरह से पूछिए तो ग्लास क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स। तो राइट आंसर होगा सजातीय सिलिकेट का मिश्रण होता है ग्लास। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज क्या? कौन सा है? 3 जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इन तीनों में से रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्रीटियम, ट्राइटियम जिसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इक्वेशन आपको दे के रखी है और इसमें पूछा है कि किसका एग्जाम्पल है, ये किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये एक सब्सटेंस 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड मोर देन 1 कंपाउंड इज नोन एज डीकम्पोजिशन। तो एक यौगिक का एक से ज़्यादा यौगिकों में टूटना क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो किसका एग्जाम्पल है? अपघटन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। दुर्बल क्षारों का पीएच मान होता है, वीक बेस है वो पीएच वैल्यू। तो स्टूडेंट्स 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है, ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। 7 से आप जैसे 1 की तरफ जाते हो तो ये वैल्यू क्या होती जाती है? एसिडिक होती जाती है, अम्लीय होती जाती है पीएच स्केल में। और जैसे ही आप 7 से आगे बढ़ते हो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाते हो तो ये क्षारीय होने लगता है, बेसिक नेचर होने लगता है इसका। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो वीक बेस है, तो 7 से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जैसे 8 पे जाओगे, 9 तक जाओगे, तो यहाँ पर क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। 10 तक आपके कौन से? वीक जो हैं बेस होते हैं, और 10 से 14 के बीच में स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे। इसी तरह से 7 से आप नीचे जाओगे, 7 से 6, 5, 4 तक जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? वीक एसिड मिलेंगे।
और जैसे ही आप 4 से नीचे डाउन 1 की तरफ जाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे ना। तो ये पीएच स्केल होती है जिसमें कौन कहाँ पर वीक एसिड, कहाँ पर वीक बेस मिलेंगे, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, कितनी लिमिट होती है 1 से 14 तक, 7 न्यूट्रल वैल्यू होती है। तो इन्होंने दुर्बल क्षारों का पीएच मान पूछा है तो वो 8 से 10 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, स्टूडेंट इसमें पूछा किसका अपचयन हो रहा है, व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो अपचयन क्या होता है, तो स्टूडेंट ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये हमने याद किया था। लेकिन अपचयन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो कॉपर के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है ना, रिमूव हो गई और कॉपर सिंगल हो गया है यहाँ पर, तो रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज द रिडक्शन, अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, किसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन प्रतिशत सबसे अधिक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। अब मैथ्स का यूज़ यहाँ पर होगा, मैथ्स पढ़ना नहीं है लेकिन मैथ्स का यूज़ तो करना है ना। आफ्टर सिलेक्शन भी अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, बोलोगे कि आरबीसी का परसेंटेज निकाल के बताइए, कैसे निकालोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा ना। मैथ पढ़िए, नहीं पढ़ोगे तो डेली लाइफ में भी मैथ्स के बहुत सारे यूज़ हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट लिया, अब 1 साल में मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। इसलिए मैथ्स की ज़रूरत डेली लाइफ में लगती है, बेसिक मैथ्स याद होना चाहिए, छोड़ना नहीं है। 5 क्वेश्चन पढ़ के छोड़ना नहीं है, अप्लाई भी करो प्रैक्टिकली लाइफ में, मैथ्स का यूज़ बहुत है। चलिए तो हम यहाँ पर थोड़ा मैथ्स भी कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक का निकाल के बता देती हूँ, बाकी आपको मिलता है होमवर्क में। सबका परसेंटेज मुझे बताइएगा। मैं यूरिया, अभी राइट आंसर आपको बता देती हूँ, यूरिया है इसका, क्योंकि इन सभी में यूरिया में जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे अधिक होता है। बाकी अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड और अमोनियम नाइट्रेट, इन सभी का आपको परसेंटेज निकाल के मुझे कमेंट में बताना है। तो मैं इनके फॉर्मूला बता देती हूँ, परसेंटेज आप निकालिएगा। एक का मैं निकाल के बता देती हूँ। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये होता है अमोनियम सल्फेट। इसका आपको फाइंड आउट करना है। कैल्शियम साइनाइड CaCN2, कैल्शियम साइनाइड। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है। इनके आपको निकालना है। यूरिया का मैं निकाल के बता देती हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी के। तो यूरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब परसेंटेज कैसे निकालना है, नाइट्रोजन का पूछा है, तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। इसमें टोटल नाइट्रोजन जो होता है उसका वेट कितना है, 14 है ना। तो यहाँ निकालते हैं हम NH2CONH2, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा, 14। लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस यहाँ पर भी 2 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन। इनको प्लस करेंगे, 14 दूना 28, 28 और कितना हुआ 28, 29, 30, 31, 32, 32 प्लस 10 42, 43, 44, 44 प्लस 10 54 प्लस 6 60। तो टोटल कितना आया, 60 आया। अब नाइट्रोजन कितना है इसमें, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ है क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है। तो नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो कितना निकलेगा, 14 प्लस 14 यानी कि 28। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो होता है इन सभी में जो एलिमेंट्स है सभी का वेट आप प्लस करोगे तो टोटल 60 निकलेगा और नाइट्रोजन का कितना 28 निकला, इनटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको परसेंटेज निकल जाएगा। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 140 डिवाइड बाई 3 जब करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 पॉइंट, फिर 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 46.66% निकलेगा और सबसे हाईएस्ट परसेंटेज यूरिया का ही निकलने वाला है। तो
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में है? इन सभी में से यूरिया में। बाकी के परसेंटेज आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इसका जो आंसर है आपको कमेंट में दूंगी किसके कितने परसेंटेज हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह के आप कंप्लीट टेस्ट पेपर नर्सिंग असिस्टेंट के सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा आप टेस्ट पेपर और सोल्व करना चाहते हैं तो हमारी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, जिसमें आपको और भी मॉडल पेपर और भी टेस्ट पेपर जो नर्सिंग असिस्टेंट के वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।